मेरे हमसफ़र साइमा शाहीन की लिखी एक बहुत खूबसूरत तहरीर जो आप सबके पेश नज़र करना चाहती हूँ। नाइमा एक वसी व अरीज सब्ज़ मैदान में नंगे पैर चलती जा रही थी। उसका दिल एक मिकनातीसी हुस्न की तरफ खींचा चला जा रहा था, ऐसे जैसे एक छोटे से बच्चे को तितलियों के बाग में छोड़ा जाए तो वह एक तितली के पीछे भागता चला जाता है। उस मैदान में बहुत सारे हरे भरे दरख्त थे, कुछ फूलदार पौधे, बेलें भी थी। बहुत सारे दरख्त ऐसे थे जिनकी टहनियाँ चारों सिमतों में निकली हुई थी, बारीक, नफीस और एक जैसी। कुछ दरख्त ऐसे थे जिनकी टहनियाँ आसमान से हट के चारों एतराफ़ में फैली हुई थी। उसे लगा दरख्तों की टहनियाँ इस तरह बाहें फैलाए हुए थी जैसे आसमान से उतरते हुस्न को अपनी बाहों में समेट लेंगी, या ऐसे जैसे कोई अपनी बाहें फैलाए किसी दुआ की कबूलियत की मुंतज़िर हो। उसने सोचा, इस दरख्त ने न जाने कब से बाहें फैला रखी है। पता नहीं ये अपनी कबूलियत के समेट रहा है या अपना मुंतज़र रह जाने को वहाँ मौजूद हर पौधे और दरख्त को हैरत ज़दा आँखों से देख रही थी, ऐसे जैसे कि वो इंसानों की दुनिया से पौधों की दुनिया में आ गई हो, जहाँ मौजूद हर दरख्त जैसे कि उसी से मुखातिब हो। एकदम चलते चलते उसने देखा तमाम पौधे और दरख्त ख़त्म हो गए। उसने एकदम बेयकीन नज़रों से मुड़कर देखा तो पीछे एक खाली मैदान था जिसमें कोई भी दरख्त या पौधा मौजूद नहीं था। एकदम घबराती हुई वो उठी। घबरा के उसने बेड पे मौजूद साइड टेबल लैंप को जलाया। कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैल गई। जल्दी से उसने जग से पानी गिलास में डाला और पी लिया। उसे बहुत सारे लम्हे लगे वापस हकीकत में आने में, लेकिन ज़हनी तौर पे वो भी इसी मैदान में थी। अभी तक उसका दिमाग उस ख्वाब को ख्वाब मान नहीं पा रहा था। उसे बहुत दिनों से बहुत वसवसे आ रहे थे। शायद एक ख्वाब भी उसके सोचे जाने वाले वसवसों का ही एक हिस्सा था। उसने देखा कि वो दाहिनी करवट पे सो रही थी और फजर होने में अभी काफ़ी वक्त था। उसने अपने बाल समेटे और बेड की क्राउन के साथ टेक लगा के बैठ गई। बहुत सारा वक्त गुजर गया उसको इस ख्वाब के बारे में सोचते। इतना खूबसूरत मंजर जो एकदम सराप निकला। ऐसा क्या उसके साथ होने वाला था जिससे वो अपनी ज़िंदगी को उस ख्वाब से जोड़ सकती। सोचते ही सोचते उसे फजर की अज़ानें सुनाई दी और उसने नमाज़ पढ़ने की नीयत की। उसने फजर की नमाज अदा की और सुबह उठने का अलार्म सेट करके फिर से सो गई। सुबह बमुश्किल आखिरी अलार्म पे वो जल्दी उठकर क्लिनिक जाने के लिए बाहर निकली और अपनी मामा को प्यार किया। अरे नाश्ता तो करती जाओ, खाली पेट दूसरों के मसले कैसे निपटाऊंगी। उसने जल्दी मिल्क शेक का गिलास खाली किया और क्लिनिक के लिए निकल गई। गाड़ी में बैठते ही उसने अपना फ़ोन चेक किया। मामूल के मुताबिक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं था। वो क्लिनिक पहुंच चुकी थी। नाइमा एक साइकोलॉजिस्ट थी। वो लोगों के नफ्सियाती मसले सुलझाती थी। लोगों के नफ्सियाती मसले सुलझाना कोई आसान काम नहीं है। हम इंसान उलझने पे आए तो किसी की कही भी हुई एक बात, किसी का कोई एक किया रवैया या अमल हमें महीनों या सालों उलझाए रखता है और हम इस परेशानी में उलझे रहते हैं जो देने वाले को तो याद नहीं रखती और हम उसी एक नुक्ते पे अड़े रहते हैं। हर दफ़ा याद करने पे नए सिरे से ख़ुद को तकलीफ़ देते हैं। हमें लोगों को भी कभी ये कंट्रोल नहीं देना चाहिए कि वो अपनी ज़बानों से हमारा ज़हनी सुकून छीन ले। इंसानों के दो चार होने वाले नफ्सियाती मसले उनके उस वक्त के हालात पर बहुत हद तक मुनहसर करते हैं। अगर आप पहले ही खाली हाथ हो और ज़िंदगी आपको नवाजने की बजाय तलब ही करती जाए और इस वक्त आपके साथ खड़ा कोई मजबूत सहारा भी ना हो, तो बहुत चांसेस है कि आप थक के गिर जाएंगे। उसे याद आ रहा था कि वो तो खुद किसी तफील मुसाफत की मुसाफिर थी। उसे कभी कभी लगता था कि वो खुद भी थक कर बस गिरने ही वाली है। क्लिनिक से वापसी पर उसने इशारे से खड़ी कार में अचानक एक मंजर देखा। दानियाल इब्राहिम किसी लड़की के साथ अपनी गाड़ी में बैठा बातों में मशगूल था।
एक ही लम्हा लगा था उसने टूटने में। हमारा दिमाग फ़ौरन से खुशी या गमी या को प्रोसेस नहीं कर पाता, उसे वक्त लगता है। और नाइमा सईद को भी वक्त लगा था। अचानक से उसे लगा उसकी आंखें नम हैं, बल्कि चेहरा भी हल्का सा तर हुआ है। अब एक छुपे से एहसास को एक लम्हा लगा था जाहिर होने में। दानियल इब्राहिम नाइमा के बड़े ताया का बेटा था, जो कि पढ़ाई के सिलसिले में लंदन में रिहाइश पजीर था। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वहीं पे सेटल हो गया और वो हमेशा से अपने ताया जान की आंखों का तारा थी। अब उसे अपने वालिद से भी ज़्यादा अपने ताया जान से बहुत मोहब्बत थी। जबकि 5 साल पहले अचानक दिल का दौरा पड़ जाने पर उसके बाबा का इंतकाल हो गया था। नाइमा और उसके घर की हर जिम्मेदारी उसके ताया जान ने संभाल ली, क्योंकि उसके बाबा और ताया एक साथ बिजनेस करते थे। नाइमा का बड़ा भाई शादीशुदा था। वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी बीवी के साथ रिहाइश पजीर था। 1 साल पहले। क्या कर रहे बाबा जान? निकाह कोई खेल नहीं है। ऐसे कैसे अचानक से मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला ले सकते हैं हम? तुम्हें पता है कि ये अचानक नहीं है, बल्कि तुम ही को तो पता है। मैं हमेशा तुम्हें नाइमा के लिए ज़हनी तौर पर आगाह किया है कि वो बच्ची मुझे बहुत प्यारी है। बाबा, शादी मैं कर रहा हूँ, मेरी राय आपके लिए अहम होनी चाहिए, ना कि अपनी। जबकि मेरे इससे कोई जज्बाती वाबस्तगी है ही नहीं, तो हम दोनों अचानक ऐसे कैसे एक साथ रह सकेंगे? उसने तकरीबन हाथ जोड़ते हुए कहा। बेटा, अच्छे दिलों वाले 2 लोग जब मुखलिस होकर एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वाबस्तगी, खुलूस और मोहब्बत सब अपने आप आ जाता है। गलत? बिल्कुल गलत बाबा। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आप मेरी अपनी शादी एक फोर्स मैरिज होने जा रही है, जिससे मैंने हमेशा नफ़रत की है। मुझे तरस आता है बाबा ऐसे लोगों पे। मैंने अपने आस पास ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करते देखा है। मुझे नफ़रत है ऐसे लोगों से, ऐसी मुनाफिकत से जिसमें बगैर किसी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग वाबस्तगी के लोग सालों साल एक दूसरे को धोखा देते हैं। वो मिन्नत करने वाले अंदाज में अपने बाबा के सामने बैठ गया। तो क्या तुम किसी और को पसंद करते हो या किसी और को ज़बान दे चुके हो? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तो मैं सोच रहा था। और शादी तो खैर मुझे अभी करनी ही नहीं है, और आपको अच्छे से पता है मैं बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। तो क्यों नाइमा पे जुल्म करने वाले हैं आप? तो तुम्हें पता है ही नहीं कि तुम्हें अब तक कैसी लड़की से शादी करनी है। ये बिल्कुल गलत मियार बना लिए है बेटा। अब हमने शादी को भी हिसाब की कैलकुलेशन की तरह समझने लग गए। ऐसी वैसी, कितनी, कब, कोई एक भी दलील नहीं है तुम्हारे पास। तुम दोनों मेरे अपने बच्चे हो यार। मैं तुम लोगों के आर पार देख सकता हूँ। तुम दोनों मुनाफिक नहीं हो और मेरा फ़ैसला अटल है। तुम मुझे जिस किस्म के बाप मर्जी समझो, लेकिन निकाह तो तुम उससे बहरहाल करके जाओगे। बाबा, ये इतना अहम टॉपिक क्यों बन गया मेरी ज़िंदगी का? अभी बहुत से ज़रूरी काम रहते हैं मेरे। मैं अभी भी सेटल हुआ हूँ वहाँ पे। वो चिढ़ गया था। बेटा दानी, निकाह हर इंसान की तकमील होता है। मैं तो पहल तुम्हारा निकाह कर देने के हक़ में था, लेकिन मैंने तुम्हारी राय का एहतराम किया, और अभी तुम्हारे पास कोई एक भी दलील नहीं है शादी ना करने के लिए। और ये अचानक फ़ैसला तो बिल्कुल नहीं है। ये बहुत दफ़ा मैं तुम्हारे सामने ज़िक्र कर चुका हूँ, और बस अभी ये मेरा आखिरी हुक्म है। अपने वापस आ जाने से पहले कोई भी तारीख दे दो मुझे निकाह के लिए। इसके बाद इसको अपने साथ लंदन ले जाना चाहो या वापस इधर आके सेटल हो जाना, वो फ़ैसला तुम दोनों मियाँ बीवी का होगा। वो सख्ती से कह के बाहर निकल गए। दानियाल ने खामोशी और बेबस नज़रों से अपने बाप को जाते देखा। जो फ़ैसला हर तरफ से औलाद का हक़ है कि वो अपनी रजामंदी से ले, अपनी खुशी को सामने रख के, वो एक फ़ैसला औलाद पे थोप देने के बाद वालिदैन हमें अपने आने वाली सारी ज़िंदगी के लिए आज़ाद कर देते हैं। कैसे आज़ाद औलाद है हम? औलाद में इतने जज्बाती पुख्तगी होती ही नहीं है। जिस बात पे उसके वालिदैन डट जाए या हुक्म सादिर कर दे या उसे जज्बाती ब्लैकमेल कर दे, वो इस बात से हट जाए नहीं। ये बहुत तकलीफ़दा अमल है औलाद के लिए।
और ये तकलीफ़दा पता है किस औलाद के लिए है? फर्माबरदार औलाद के लिए। अव्वल जिनको बागी होना नहीं आता, दुअम जिनसे बागी हुआ नहीं जाता, या सुअम जो अपने वालिदैन के बागी होना नहीं चाहते। फर्माबरदार औलाद की बस यही 3 किस्में हैं दुनिया में। दानियाल ने चुपचाप अपनी जैकेट उठाई और गाड़ी लेके घर से बाहर निकल गया। उसे पता था कि उसके बाबा जिस बात पे डट जाए वो होके रहती है। उसकी मामा शायद कुछ कर पाती, लेकिन उसे पता था वो साथ वाले कमरे में सब सुन रही है। वो कुछ करना चाहती अगर तो वो ज़रूर उसका साथ देती, लेकिन वो बाबा से पहले उसके साथ इस मौजू पे एक बैठक लगा चुकी थी। सब बेकार था। दानियाल को पता था कि वो हार गया है। उसे निकाह के लिए रजामंदी देनी ही होगी, नहीं तो शायद उसके जीते जी उसके घर का माहौल हमेशा ख़राब ही रहता और बहुत सारे मजबूर औलाद की तरह उसे भी वालिदैन से प्यार था। शाम के वक्त समंदर पे अकेला बैठा वो बहुत सारी बातें सोचता रहा। बहुत से बातें मानी और बेमानी हम कह नहीं पाते, लेकिन हमारा महबूब मशगूला होता है उसे सोचना जिसे हम कर नहीं पाते। उसने भी अपना महबूब मशगूला दिल लगा के किया। उसे नाइमा से बज़ाहिर कोई मसला नहीं था, लेकिन वो अभी उसे निकाह नहीं करना चाहता था। बस उसने सोच लिया था निकाह करके फ़ौरन वापस लंदन चला जाएगा और वहाँ की तेज़ ज़िंदगी में ख़ुद को गुम करना तो पहले ही बहुत आसान है। इस दौरान उसे नाइमा को कबूल करने के लिए कुछ वक्त भी मिल जाएगा शायद। दूसरी तरफ नाइमा का हाल भी अलग नहीं था। उसे भी दानियाल से मंसूब किए जाने के लिए ज़हनी तौर पर रजामंद किया जा रहा था, लेकिन वो ज़हनी तौर पर तकरीबन तैयार थी। उसके लिए बात कबूल करना कदरे आसान था। शायद हम बेटियां आदतन भी जल्दी मान जाती है, या फिर शायद उसके लिए अभी तक दानियाल से बेहतर कोई चॉइस नहीं थी। उसके लिए कुछ रिश्ते आ रहे थे जिनको कतन कबूल न कर पाती। फिर दानियाल ताया इब्राहिम का बेटा है, उसके लिए ये भी एक पुरसुकून बात थी। देखने में भी हैंडसम था हर तरह से, या शायद वो किसी भी लड़की का ख्वाब होता। सो दोनों फ़रीक़ैन ने तो अनकरहन अपनी अपनी रजामंदी दे दी। निकाह सादगी से करार पाया। नाइमा ने हल्के से आसमानी रंग की कमीज़ और गरारा ज़ेबतन किया हुआ था। हाथों में गुलाब के गजरे और हल्का सा मेकअप और नाजुक सी ज्वेलरी। वो खुद भी बेहद नाजुक और ख़ूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसे निकाह वाले दिन अपने बाबा बेहद याद आए। बाद बेबाद उसका रो पड़ने का दिल किया और वो रोई भी। जबकि निकाह नामे पे साइन करते दानियाल का दिल हर तरह के जज्बात से आ रही था, या शायद वो ख़ुद को ऐसे जाहिर कर रहा था। लेकिन एक बात दोनों में मुश्तरक थी। दोनों ने दिल से दुआ की थी कि आने वाली ज़िंदगी की आसानी और सुकून के लिए शायद कुदरत ने ही दोनों को तौफीक दे दी थी। ये उसी के तो खेल है सारे। जो अता करना होता है वो मांगना भी सिखा देता है। लेकिन इन दोनों के लिए कबूलियत थी कि नहीं, ये दोनों ही नहीं जानते थे। फंक्शन के दौरान दोनों ने एक दूसरे से कोई भी बात न की, न एक दूसरे को सराहा, न तारीफ़ की, न कोई उम्मीद या यकीन दिलाया। कुछ देर बड़ों में बैठ चुकने के बाद दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। नाइमा का दिल एकदम इतने सारे ख्वाब सजा के बैठा था। वो जज्बाती तौर पे बहुत कमज़ोर थी। आज अपने बाबा के ना होने की वजह से उसने सोच रखा था कि दानियाल उसे संभाल लेगा, कम अज़ कम आज के दिन तो। लेकिन ये सोची ही तो बहुत दर्द देती है। उनका पूरा ना होना हम पे बहुत जल्द असरअंदाज होता है। मोहब्बत और मोहब्बत में शादी हर किसी के नसीब न सही, हर किसी की ख्वाहिश ज़रूर होती है। चाहे हम खुद से ये बात छुपाएं, मोहब्बत तो खैर बड़ी नियामत है, बड़ी देन है, अता हो जाए करम उसका, वरना उसकी ख्वाहिश तो हर दिल में छुपी होती है कि उसे चाहा जाए। दानियाल 1-2 दिन दोस्तों के नाम पे घर से गायब रहा। तीसरे दिन आकर उसने अपनी वापसी की टिकट दिखा दी कि कल सुबह उसकी वापसी है। 1 साल तक दोबारा चक्कर लगाएगा। बाकी सबकी तरह नाइमा को भी ये बात बहुत तकलीफ़ दे रही थी। काफ़ी देर कमरे में टहलने के बाद बालाखिर उसने सोचा कि अगर दानियाल उससे बात नहीं कर पा रहा तो उसे ही कर लेनी चाहिए। आखिर को वो दोनों एक दूसरे के एक जितने महरम हैं।
तो है नहीं ना, क्योंकि 3 दिन गुजर चुकने के बाद उसको यकीन हो चला था कि दानिया शायद अभी उसके लिए तैयार नहीं है। बहरहाल एक फ़ैसला उसके लिए किया गया था। एक फ़ैसला वो ले रही थी कि इससे बात तो करेंगी। उनका और ताया जान का घर ऊपर नीचे के पोर्शन में था। ऊपर वाला घर उसके बाबा का था, नीचे वाला घर बड़े भाई यानी ताया जान का। नीचे सीढ़ियाँ उतरती उसे ताया नजर आए, जिन्होंने वालहाना अंदाज में उसे गले लगा लिया। दानियाल कहाँ है? नाइमा ने झिझकते हुए पूछा। उन्हें प्लीज़ ऊपर टेरेस पे भेज दे ताया जान, मुझे बात करनी है। ये बात कहते हुए खुद दानियाल भी सामने आ गया, लेकिन नाइमा तब ऊपर चली गई। उसकी इज्जत नफ्स पे गवार तो बहुत गुजर रहा था कि 3 दिन से उसके शौहर ने उससे किसी किस्म का भी कोई कलाम पसंद नहीं किया था, और अब बिना बताए वापस जा रहा है। उसका दिल कट के रह गया था। किसी का भी दिल कट के रह जाता। सो जो भी हो, नाम है वो अपना सफ़र मुतय्यन करना चाहती थी, कठिन या आरामदा, ये तो अब तकदीर पर मुनस्सर था। दानियाल के लिए ये गैर मुतवक्का था कि नाइमा खुद नीचे आके उससे बात करना चाहेंगी। उसने बड़े नॉर्मल अंदाज में बाबा को कहा कि मैं ज़रा ऊपर से होकर आता हूँ, जैसे कि वो तो दिन में कई बार चक्कर लगाता। वो उनके घर के थके थके कदमे से टेरेस की सीढ़ियाँ चढ़ते उसने नाइमा को देखा। वो दीवार के साथ लगकर खड़ी थी, रुख दूसरी तरफ था, ऐसे जैसे कि किसी न आने वाले मुसाफिर के मुंतज़िर हो कोई। वो ऐसे ही चलता चलता उसके बिल्कुल पीछे जाके खड़ा हो गया। नाइमा ने आहट महसूस कर ली। उसने बात का आगाज़ किया। थोड़ी बहुत बातचीत तो उनके दरमियान हमेशा हो जाया करती थी। दानियाल जब भी घर पे होता वो अपनी चची से मिलने भी आया करता था, लेकिन आज उसे अल्फाज ढूंढना पड़ रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन वो बात करना ही नहीं चाहता था। कैसी हो नाइमा? ठीक, यक लफ्ज़ी जवाब आया था। उसने बिल्कुल शिकायत ना की किसी से। उसके रवैये की शिकायत करने से पहले उसका उस शख्स के लिए अहम होना ज़रूरी है, वरना बड़ी बेवक़्त सी बात है। खामोशी रही दोनों की दरमियान कुछ लम्हे, बस जीने जैसे कोई बात नहीं की थी करने को। शायद किसी एक के पास था बहुत कुछ कहने को। अगली फ़्लाइट बहुत लेट है और मेरे बहुत सारे काम हैं, मैं वहाँ तो कल बस निकल रहा हूँ। ये फ़ैसला सिर्फ बाबा का था। मुझे पता है कि तुम भी अपनी करियर बनाना चाहती हो। जॉब के लिए अप्लाई करती रहना और ख़ुद को मसरूफ़ रखना, जैसा कि तुम्हारे प्लान्स है जिनके बारे में तुम अक्सर बात किया करती हो। कुल मिला के ये 3 बातें कहने आया था वो उससे। कुछ देर फिर खामोशी रही। नाइमा को लगा वो कहेगा, शायद वो कुछ कहे, कुछ और। चलो मैं चलता हूँ, अभी पैकिंग करनी है। ख्याल रखना अपना और चची का, उसने मुस्नई मुस्कुराहट के साथ कहा, जैसे कि सब नॉर्मल ही हो इन दोनों के दरमियान। और वो चला गया। उसके जाने के काफ़ी देर बाद भी नाइमा ऊपर बैठी रही, बहुत सी बातें सोचती रही। वो हालात के मुताबिक खुद को ढालने वाली मजबूत लड़की थी। उसके बाबा ने हमेशा उसे जज्बाती तौर पे मजबूत रखा था। शायद उन्हें पता था कि वो बहुत अकेली पड़ने वाली है। अगली ज़िंदगी का सफ़र उस पर आया हो गया था। उसे मजबूत करना था, खुद को वक्त देना था किसी भी और फैसले से पहले। सो उसने जल्द ही एक क्लिनिक ज्वाइन कर लिया, साथ खुद को पढ़ाई में भी मसरूफ़ रखा। जितना हो सके उसे सोच से बचने की कोशिश की कि कोई इंसान है जो उससे निकाह करके छोड़ के चला गया है। इस 1 साल में उनके दरमियान होने वाली बात इस तरह शुरू होती थी कि कभी माँ ने, कभी ताई की कॉल या वीडियो कॉल के दौरान इससे कोई अचानक फ़ोन पकड़ा देता। लो नाइमा, बात करो तुम भी। दानियाल बड़े नॉर्मल अंदाज में उससे हाल अहवाल पूछ लेता, बस। इससे ज़्यादा की शुरुआत किसी ने नहीं की। नाइमा ने इसलिए बात करना चाही थी कि बात हो, उसे पता चले अगला इंसान क्या चाहता है। वो बेमोल होना नहीं चाहती थी, लेकिन बेमोल हो रही थी, और ये इसके लिए बहुत अजियत थी। वक्त का ये एहसान तो हमेशा से रहा कि चाहे हम उसे गुजारना चाह रहे हो या नहीं, चाहे हमसे ये गुज़र रहा हो या नहीं, अपनी रफ्तार से भागता है, हमारी रफ्तार से मेल नहीं खाता। हमारी ज़िंदगी या वक्त की रफ्तार पर असरअंदाज नहीं होती।
एक साल गुजर गया, दोनों को एक दूसरे को बेमोल किए। दानियाल ने वापस आना था अपने किसी काम के सिलसिले में ही शायद, लेकिन उसने सुन रखा था कि वो अब कुछ वक्त रुकेगा। मौजूदा दिन स्टीयरिंग पे उसके हाथों की गिरफ्त सख्त पड़ गई और आंखें मुसलसल नम। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो किस दौराहे पे आ खड़ी हुई। अगर दानियाल इस रिश्ते के लिए कुछ वक्त चाह रहा था तो उसने बिला जवाज वक्त दिया था। खुद को बोझ बनाने की कोशिश नहीं की थी। दानियाल ने कुल मिला के उसे सिर्फ ये बात कही थी कि खुद को मसरूफ़ रखना। उसने रखा था। अब उसे किसी हतमी फैसले का तरफ जाना था। वो अक्सर सोचती थी कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगियों की महरूमियों और मायूसियों को एक दफ़ा गिर जाए तो निकल नहीं पाते। वो इसी दायरे में ही चले जाते हैं। इन मायूसियों के आगे ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं वो खुद पर। बाकी दुनिया को तस्खीर करने का सफ़र शुरू ही नहीं कर पाते। पता है क्यों? क्योंकि हिम्मत चाहिए होती है, विज़न और इरादे चाहिए होता है। ज़िंदगी को हर हाल में पूरे पोटेंशियल से जीना चाहिए। आपको जो भी ख्वाहिश है वही ज़मीन और आसमान में मौजूद है। तलाशना आपने है। हालात जैसे भी हो अपनी इनफरादियत पे आँच ना आने दे। खुद को खुद के लिए मजबूत और ज़िंदा दिल रखे। सोचने की हद तक वो बहुत मुस्बत बातें सोच लिया करती थी, पर आज अचानक दानियाल को किसी लड़की के साथ देखकर उसे अपने ज़ब्त पर काबू नहीं रहा। उसने कुछ आंसू बह जाने दिए। वो उससे बात करेंगी, हर मसले के बाद वो यही सोचा करती थी। दानियाल घर आया तो मामूल के मुताबिक उसने सबको मिलने के बाद चची यानी नाइमा की वालिदा से मिलने ऊपर भी आना था। उसे तो वो खैर किसी खातिर में न लाता था। दानियाल ऊपर आया। नाइमा लाउंज में सोफ़े पे लेटने के अंदाज में बैठी थी। उसने लाइट पिंक कलर का लंबा कुर्ता पहन रखा था। हमरंग शिफॉन दुपट्टा ट्राउज़र के साथ बालों की ढीली सी चुटियाँ बना के एक साइड पे पड़ी थी। खुद वो लैपटॉप पर कुछ केस रीडिंग कर रही थी। पूरे 1 साल के बाद उसका शौहर उसकी नज़रों के सामने था। अस्सलाम वालेकुम नाइमा, कैसी हो? वो वैसे ही लेटने के अंदाज में बैठी रही, अपनी पोजीशन ना बदली। सिर्फ नज़रें उसके चेहरे से आंखों तक गई। कुछ देर तक वो सिर्फ उसकी आंखों में देखे गई, बिना कोई जवाब दिए, जैसे खोज रही हो शायद अपना मुस्तकबिल। आधा या शायद पूरा मिनट गुजर गया। उसने कोई जवाब न दिया। दानियाल ने उसकी आंखों में बिला की सर्द मेहरी और गुस्सा देखा, जिसकी ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी तक दौड़ गई। उसे कोई जवाब न बन पाया तो उसने अपनी निगाहों का रुख वापस लैपटॉप की तरफ किया और सर हिला दिया, जैसे कहते हो हाँ ठीक। वो ज़बान से कुछ ना बोली। दानियाल पता नहीं क्या सोच के उसके सामने वाले सोफ़े पे बैठ गया। कुछ देर दोनों फिर खामोश रहे, पुरअसरार सा। और क्लिनिक कैसा चल रहा है तुम्हारा? जॉब कैसी जा रही है? नाइमा ने फिर तवक्कुफ़ किया, थोड़ा वक्त लिया, फिर ज़बान खोली। ठीक, और कुछ? अब की दफ़ा नाइमा की आंखों में वाज़े गुस्सा था। दानियाल से भी कोई बात ना बन पाई। किचन से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो कुछ लम्हे बाद उठा, चची जान को आवाज़ देने लग गया। उनको हमेशा की तरह वालहाना मिला। उनकी सेहत की, उनकी दवाइयों की और रूटीन की सब तफसील पूछी, लेकिन ये सब बातें तो वो उनसे हमेशा पूछा करता था। मामा ने कहा वो रात को खाना हमारे साथ खाए, तो उसने कहा कि ऐसा करते नीचे सब एक साथ मिलकर खाना खाएंगे, और फिर वो चला गया। मामा के लिए शायद हम दोनों बस नॉर्मल थे, लेकिन अब उसे बड़ों से बात करने से पहले दानियाल का लाइया अमल जानना था। बल्कि क्यों? वो उसका लाइया अमल क्यों जाने? उसे अपना फ़ैसला सुनाना था उसे, लेकिन नहीं, शायद वो उसे नहीं कह पाती। लेकिन बहरहाल कुछ तो तयन करना था। वो अच्छे से तैयार हुई। उसे सजना संवरना पसंद था अपने लिए। वो खुद से मोहब्बत करती थी, अपने आप को वक्त देती थी। उसने ब्लैक कलर के लॉन की लंबी फ्रॉक पहनी, जिसके बाजू चूड़ीदार थे, और दुपट्टा शिफॉन का और बेहद हसीन। कानों और गले में नाजुक सी ज्वेलरी पहनी, बालों की पोनीटेल की। उसके बाल सियाह थे, खूबसूरत थे, क्योंकि वो उन पर मेहनत किया करती थी। वो जाजिब नज़र थी। मामा के साथ नीचे आई और ताया ताई जान के पास बैठ गई।
ताई जान दानियाल को बताने लग गई कि नाइमा को जब भी वक्त मिलता है हमारे पास ज़रूर आती है, कुछ ना कुछ पका के हमें खिलाती भी रहती है। इन सब का दिल एक दूसरे के साथ जुड़ा था, वो सब एक दूसरे के साथ थे। एक वही था जिसके दिल की किसी को खबर ना थी कि वो सीने में मौजूद भी है कि विलायत ही छोड़ आए हैं। ताई ने नाइमा के दानियाल के साथ वाली कुर्सी पे बिठाया। वो बहरहाल बैठ गई, लेकिन ऐसी थी जैसे बैठे बैठे शायद कोई प्लेट ही उठा के दानियाल के सर पे दे मारती, कि शायद उसके गुस्से को करार मिल जाते। यार दानी बेटा, तुम दोनों कुछ प्लान करो आपस में, वक्त दो अपने रिश्ते को, आउटिंग पे जाओ, एक दूसरे को समझो और फिर दोनों आपस में तय करके मुझे बताओ और अपनी शादी की तारीख दो। ताया जान ने नया हुक्म सादिर किया था। उन दोनों के हाथ एकदम रुके थे। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, आज ही, उसने दानियाल को कहा था, जो कि तकरीबन सब ने सुना था। हाँ बेटा, तुम लोग ऐसा करो, दोनों बाहर हो आओ। कुछ फैसला हर बार उसे ही लेने पड़ रहे थे क्योंकि ज़िंदगी उसकी भी थी जो दांव पे लगी थी। दानियाल ने कहा, हाँ ठीक है, चलेंगे। उसे अब लग रहा था कि वो मज़ीद भाग नहीं पाएगा। अच्छा परसुकून घराना था इन दोनों का, बड़े आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए शायद सबको गुजरे 1 साल के बाद भी लगता था कि उन्हीं के तो बच्चे हैं, सब ठीक है, लेकिन सब गलत था। नाइमा ने अपने गाड़ी की चाबी मंगवाई, दरवाज़ा खोला, स्ट्रिंग संभाला। वो खुद को खुद की नज़र में ऊपर रखना चाहती थी, इस रिश्ते को मौका देकर, या शायद कुछ और ही मंजूर था कुदरत को। ने फ्रंट डोर खोला और नाइमा के बिल्कुल पास बैठकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके परफ्यूम की महक नाइमा ने महसूस की। वो सिर्फ निकाह के वक्त एक दूसरे के इतने करीब बैठे थे। बिला इख्तियार नाइमा के दिल ने एक बीट मिस की, लेकिन उसने खुद को मजबूत बेतासीर रखा, ऐसे जैसे ये कुछ लम्हे का ख्वाब था, शराब था, उसे जीना नहीं था, बस काटना था। गाड़ी में उसके USB अटैच थी। वो एकदम हदेका कियानी की गज़ल लगी, जानी इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, जान जाएंगी और क्या होगी। उसने गज़ल चलने दी। बालाखे दानियाल की आवाज़ उसकी समात में पड़ी, कहाँ जा रहे हैं। और नाइमा उस लम्हे ऐसे थी जैसे सदियों से चुप हो, कोई बात ही ना कही हो। सदियों से पहले शायद उसके लब वाह हुए हो, कहीं नहीं। 2 लफ्ज़ों का जवाब आया था। वो बिला सोचे बोली, बड़ा यूनिक नेम है स्पॉट का, कोल्ड कॉफ़ी मिलती है वहाँ के नहीं? पता नहीं। दानियाल के बेहद से मज़ाक कहाँ से आ गई इन दोनों के बीच। उसने हंसने के बजाय एक लंबी सांस ली। कुछ आगे एक रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोक दी। ये एक छोटा सा आउटडोर लॉन कैफ़े था, ज़्यादा रश नहीं था। नाइमा ने गाड़ी पार्क कर दी। कराची में आउटडोर फूड स्पॉट्स बहुत ज़्यादा है। रात को चलने वाले उसकी हवाओं की वजह से वो कॉर्नर में एक टेबल की तरफ चल दी। देखे दानियाल, नाइमा ने तौक़ुफ़ किया, जैसे लहजा मिन्नत अंगेज़ थे। मैं शायद हमारे इस रिश्ते को तीसरा मौका ना दे पाऊँ। बात करने का, हल निकालने का मैं भी आपकी तरह जाने दे सकती हूँ ये सब, लेकिन मेरी ज़िंदगी असरअंदाज हो रही है बुरी तरह। अगर किसी भी तरीके से मैं इससे ठीक करने की पोटेंशियल रखूँगी तो मैं ज़रूर इसे ठीक करने की तरफ आ जाऊँगी। आप क्या चाहते हैं, आप मुझे खुल के बता सके। 1 साल पहले भी मैं यही सब जानने की मुंतज़िर थी। नाइमा, कुछ लोगों को तब्दीली की जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर पाते। एक ज़िंदगी उन्होंने सोची होती, एक वक्त उनके साथ कर देता है, वो उलझ जाते हैं। मैं भी शायद उलझा हूँ। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा अगर आप अपना रास्ता बदल लेना चाहे तो। मुझे दुख नहीं होगा। हाँ, मगर मैं ऐसे रिश्ते और ऐसी शादी में रहूँगी तो मुझे दुख होगा। मुझे तरस आएगा अपनी ज़ात पर। बहुत ही हल्की टूटी सी आवाज़ में नाइमा ने दूर खला में देखते दानियाल का मसला आसान किया। दानियाल की आंखों में एक तासीर सा उभरा था। उसने नज़रें चुरा ली। कोल्ड कॉफ़ी सर्व की जा रही थी। दोनों इधर उधर की बातों, दो लोगों को देखते एक दूसरे से नज़रें चुराते रहे। उसने दानियाल की जानिब देखा, जैसे कोई आखिरी बार मुतलाशी नज़रों से कुछ खोजता है, कोई उम्मीद, कोई एहसास, कोई झूठी सच्ची आस। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस मसले पे सोचने की, फ़ैसला करने और हल निकालने की। तुम मसरूफ़ रखो खुद को, देख लेते हैं मिलके। उसने मसनूई से मुस्कुराहट दी।
पता नहीं ये फ़ॉरेन से आए लोग हर मसले का हल मसरूफियात ही क्यों निकाल के बैठ जाते हैं। हाँ, मसरूफियत नियामत है, हल है, लेकिन वल्लाह हर मसले का हल नहीं। कुछ दिनों तक बताना है ताया जान और मामा को मैंने, मज़ीद धोखा उन्हें भी तकलीफ़ देगा। और उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई, जैसे सांस लेना ही बोझल हो गया है। वो गाड़ी की तरफ चल दी। बिल अब दानियाल पे कर चुका था। उसके उठ जाने से उसे भी उठना पड़ा। कितना नॉर्मल है ये सब इस इंसान के लिए। उसे लगा था गुस्से से वो रो देंगी, लेकिन नहीं, वो मजबूत थी। मेरे आंसू इतने बेमोल नहीं कि इसके आगे बहा दूं। नो नायमा, नो। उसने गाड़ी पार्किंग से निकाली। दानियाल दरवाज़ा खोल के सेकंड सीट पे बैठ गया। शुक्रिया, कॉफ़ी के लिए अच्छी थी, विंडो की तरफ देख के दानियाल ने कहा। रास्ते में उसने सोचा कि दानियाल ने एक दफ़ा भी रास्ते जुदा करने वाली बात से इनकार नहीं किया। कोई उम्मीद नहीं दिखाई दिलाई, यानी बेकार गया ज़िंदगी का वो पूरा साल। बेसमर रहा वो सब्र। सब ख़त्म ही होना है तो ऐसे ही हुआ है। क्यों था? उसने तो सबसे की ख्वाहिश भी नहीं की थी। उलझ के तो वो रह गई थी। एकदम सर फटने को आ गया था उसका। बहुत मुश्किल से वो घर तक ड्राइव करके पहुंची और सर तासरात के साथ गाड़ी से निकल के सीधा ऊपर चली गई। कुछ लोग कितने पेचीदा होते हैं, अपनी ज़ात हमारे सामने खोल ही नहीं पाते। हम उनको जानने की बेसमर कोशिश में लगे रहते हैं, खुद को थका देते हैं। उनके दरमियान तो निकाह हुआ था। निकाह की बरकत, मोहब्बत, सुकून सब कहाँ था? जहाँ भी था, जहाँ मैं औरों के पास था, नायमा के पास कुछ ना था। वो उन्हीं कपड़ों के साथ ऐसे ही बेड पे लेट गई और काफ़ी देर सोचों से उलझती सो गई। रात के आखिरी पहर उसकी आंख खुली तो उसे फिर से कोल्ड कॉफ़ी और उसके साथ पीने वाला उसका महरम जो नामहरम बना था सब याद आ गया। वो उठी, हल्के फुल्के कपड़े पहने, वज़ू के लिए चली गई। उसकी ज़िंदगी में जब बहुत उदासी फैल जाती तो जो उसे अंधेरे की तरफ लगती, वो उसे ऐसे ही जाए नमाज बिछाकर बैठ जाया करती। अपने रब से गिड़गिड़ा के उसका करम मांगा करती। इस गुज़रे अरसे में जब जब उसका दिल चाहा कि वो दानियाल से बातें किया करे, अपने रोज़मर्रा के अहवाल बताया करे, जैसे दुनिया के नॉर्मल कपल किया करते हैं। वो उसकी ज़िम्मेदारी ले, उससे पूछा करे बाबा के बाद वो मामा तन्हा कैसे गुजारा कर रही है। वो कुछ तो पूछे उससे, लेकिन उसे तो कोई सरोकार ही नहीं था। वो बहुत दुआएं करती थी अपने रब से कि वो उसे अंधेरों से निकाल के रोशनियाँ दिखा दे, उसकी उलझी ज़िंदगी को सुलझा दे। एक वो नायमा थी जिसने वापसी के रास्ते ये सोच लिया था कि दानियाल उससे अपने रास्ते अलग करने वाला है और उस पर उसने अब अपने दिल को मजबूत रखना है। और एक ये नायमा थी जो रात के पहर अपने रब से अपने लिए उम्मीद व रोशनियाँ मांग रही थी। उसने ऐसी शादी तो बिल्कुल नहीं सोची थी जिसमें उसे अपना आप बोझ लगे या खुद पर ही तरस खाने पे मजबूर हो जाए। उसने सब खदशात अपने रब के रूबरू रखे। मेरे रब, मेरे पास इब्राहिम जैसा तवक्कल नहीं है, ना ही तेरे महबूब बंदों जैसे अमाल, लेकिन मैं तेरी बंदी हूँ। तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई सहारा नहीं, तुझसे बेहतर कोई सहारा नहीं। मेरी ज़िंदगी संवार दे। मैंने हर फैसला तेरे सुपुर्द किया, तुझ पर ही तवक्कल किया। कितने ही देर वो जा नमाज पर पड़ी रही, फिर उठी तो दिल का बोझ बहुत हल्का महसूस हुआ, जैसे किसी बहुत पुराने दोस्त ने मदद का वादा कर दिया हो, जैसे हमने अपना सब कुछ उसके हाथ में दे दिया हो और उस दोस्त का भी इल्म हो कि इससे बेहतर कोई दोस्त नहीं। वो कमरे से निकली, चाय बनाई और लैपटॉप उठाए टेरेस की तरफ आ गई। आरामदायक कुर्सी पर लेटने के अंदाज में बैठी और गहरी सांस ले रही थी। बस जो भी होगा उस सबका दिल उस पर नरम हो जाए। अचानक से मेन गेट से गाड़ी की आवाज़ आई और उसमें से दानियाल बाहर निकला। वो भी पता नहीं क्या सोच के लॉन में टहलने लग गया था, साथ में फ़ोन सुन रहा था। बोल कम रहा था, शायद सुन ज़्यादा रहा था। और उसने ऊपर देखा तो नायमा को टेरेस पर बैठा पाया। फिर वो कुछ देर बाद अंदर चला गया। सुबह इतवार का दिन था। नायमा देर से उठी। उठते साथ ही उस अपनी मामा के कमरे की तरफ गई। वो लेटी टीवी देख रही थी। हाँ जी, तो मलका आज़म आराम फरमा रही है। चहलकदमी के लिए इन खूबसूरत पैरों को जहमत दे चुकी है आपके, मैं ज़बरदस्ती लेके जाऊँ? हाँ, अरे आज तो इतवार है, आज की छुट्टी दे दो। खामखा मुझ पे इतना जुल्म ना किया करो।
आप पे सख्ती की जाए तो आप बिल्कुल जवान रहती है मेरी जान, वरना बुजुर्ग औरत बनकर जगह जगह रोज़ दर्द निकाल के बैठ जाए। चले, नाश्ता किया या आप करवाऊँ? फटाफट बताए, नहीं तो मेरा इरादा बदल जाएगा। उसकी मामा ने उसे गले लगाते हुए प्यार किया। उन्हें पता था कि नाइमा कभी उनका बेटा बन जाती है, कभी महबूब शोहर, कभी बेटी और कभी दोस्त। वो अपनी माँ की हर ख्वाहिश पर निसार हो जाती। बिलाशुबा वो बेहतरीन बेटी थी। बेटा, मुझे पता है कि दानियाल तुमसे थोड़ा खींचा रहता है, पर मुझे ये बताया था तुम्हारे ताया जान ने कि वो सिर्फ कुछ अरसे का वक्त मांग रहा है, वरना तो उसने खुद भी तुमसे ही शादी करनी थी। कुछ सब्र बेसब्र नहीं होते बेटा, उसको गोदों में पाला है हमने। तुम मायूस नहीं हो जाना, जल्द सब ठीक हो जाएगा। मामा जान, वो बहुत वक्त लंदन में रहा है, कभी भी मैं अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, जो कि उसका हक है। मैं तो वक्त दे रही हूँ अपने रिश्ते को। आगे जो हमारी तकदीर हुई, आप दिल बड़ा रखे, बस खैर रहूँगी। वो तो अपनी मस्बत बातों से अपनी माँ को सरशार कर दिया करती थी, कभी अपने दिल के वसवसे उस पर जाहिर नहीं होने दिए। लेकिन अब दानियाल जो भी फैसला सुनाता है, उसको सब ये जाहिर कर देना ना गुरेज था। इतवार की शाम की चाय वो सब हमेशा बाहर लॉन में ही पीते थे। साथ में नाइमा जल्दी जल्दी कुछ स्नैक्स भी बना लिया करती थी। उसे खाना पीना, सजना संवरना दोनों बहुत पसंद थे। ऐसी ही वो चारों बाहर बैठे लूडो खेलने में मसरूफ़ थे। ताया, ताई जान, मामा और वो। दानियाल पता नहीं कहाँ था। उसकी गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। आखिरी गोटी का मुकाबला जारी था, जिसके लिए नाइमा को 1 नंबर यानी कानी दरकार थी और ताया जान को 3 दाने चाहिए थी, जबकि मामा और ताई जान दौड़ में थोड़ा पीछे थी। सब अपनी महफिल में इतना मगन थे, उन्हें दानियाल की गाड़ी का गुमान ही नहीं हुआ। वो और ताया जान तकरीबन चिल्ला ही रहे थे। एकदम से उसे कानी यानी 1 नंबर का दाना आ गया और वो लूडो की बाजी जीत गई। बहुत अरसे के बाद उसने सबको हराया था और वो झूम जाने के बराबर खुश थी। वो सब एक दूसरे के साथ इतने मगन थे, उन्हें दानियाल की आमद की खबर ही न हुई। दानियाल ने नज़र भर कर फैमिली पिक्चर को देखा, फिर नाइमा को। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी था। तब शायद पहली बार दानियाल इब्राहिम ने अपनी बीवी के चेहरे के हर नक्श को देखा था, नज़रों से सराहा था। वो ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुरा रही थी। वो बहुत कम लोग होते जिन्हें देख के हमारा जी चाहता है कि वो हमेशा मुस्कुराते रहे। ताया जान बनाएंगे बिरयानी अपने हार जाने की खुशी में। वाह ताई जान, नाइमा खुशी से बोल रही थी। ताई जान भी खुश थी कि आज बहुत अरसे बाद उनके शौहर नामदार किचन में उनके लिए और बाकी सबके लिए खाना बनाएंगे, जो बहुत लजीज और मशहूर थी उनके हाथ की। वो थी बिरयानी, वो भी लूडो के बाद। दानियाल को देख के एकदम नाइमा की हंसी थम गई। वो अभी भी इसी ही देख रहा था। वो अपनी कुर्सी से उठी। आप बैठ जाए, मैं और कुर्सी मंगवा लेती हूँ। या शायद वो उसके सामने खुश नहीं होना चाह रही थी। एकदम कुर्सी से टकरा कर वो गिरने लगी तो दानियाल और मामा ने उसे थाम लिया। वो पहला लम्स था उसके महरम का। दानियाल ने उसे 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में थामा था और उसी रफ्तार से उसने दानियाल का हाथ झटक दिया था। सब दानियाल को स्टोरी बताने लग गए, कैसे रो धो के नाइमा अपनी कामयाबी पे शेर हो रही है और उसके बाबा सच में बिरयानी बनाने को तैयार थे। ये वो लम्हे थे जिनके लिए परदेश में बैठे लोग तरस जाते। आपके माँ बाप सब आपके सामने मुस्कुराते हैं, जीते हैं तो आप जी उठते हैं। आंखों का नूर और ज़िंदगी दोनों बढ़ जाते। अरे बाबा जानी, आपका बेटा इधर ही है। आप नहीं, आपका दानी बनाएगा बिरयानी। वाह वाह, क्या लाइन है। वो खुद भी हंसने लग गया। और आप सब ज़माना याद रखेंगे। उफ़, इतनी बुरी बिरयानी बनाने वाले हो तुम। मामा ने फ़ौरन मासूम मुंह बनाया। खबरदार जो मेरे जहेज़ के बर्तन तोड़े तो। अरे अरे मामा, भरोसा रखे, सब सेफ रहेंगे। ये तो मैं खुद भी सोच रहा था कि आप सब कुछ ना कुछ बना के खिलाता हूँ। वहाँ भी तो अक्सर खुद ही बनाता हूँ आप सबको याद करते हुए। अरे ये तो ईद हो जाएंगी, मामा खुशी से बोली। चलो फिर जाओ, शाबाश, नाइमा को अपनी हेल्प के लिए अपने साथ रखो। उसके बाबा ने कहा, किचन में ही तो मियाँ बीवी की मोहब्बत पककर पकवान बनती है। और सब हंसने लगे।
वो अपने कमरे में गया, आरामदायक कपड़े पहने बाहर निकल के छोटे हाउस हेल्प जो कि बिल्कुल भी छोटा नहीं था को बुला के, नाइमा बाजी को बोलो कि आपको ताया जान किचन में बुला रहे। नाइमा जैसे ही किचन में आई तो दानियाल प्याज टमाटर सब्जी सोते करके बॉईल कर रहा था। अचानक से उसे हैरत का झटका लगा कि बिरयानी तो ताया जान ने बनानी थी। आ जाए, ताया जान की जगह मैं बिरयानी बना रहा हूँ और उन्हीं का हुक्म है आप मेरी मदद करें। बिरयानी तो मैं खुद भी अच्छी बना लेता हूँ, बस कुछ मसाला जात ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। उसने उसकी ज़रूरत के लिए भी शायद का लफ्ज़ लगा दिया आखिर में। खैर, अब तोहन करहन उससे कुछ देर के लिए कंपनी देनी ही पड़ेगी। उसने बिरयानी के लिए दरकार मसाला जात निकाल के शेल्फ पे रख दिए। चावल 4 गिलास काफ़ी होंगे, वो चावल भिगोने लग गई। अरे नहीं, आप सब चीज़ें निकाल के बता दें मुझे, मैं सब कुछ खुद करूँगा। ठीक है, उसने कंधे उचकाए। वो महारत से मसाला तैयार कर रहा था, ऐसे जैसे उसे खाना बनाना पसंद हो या शायद आज अपनी इज्जत बनाने के लिए महारत दिखा रहा हो। ताई जान किचन में आई तो इन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हुई। उसे बताया कि तुम्हारे बाबा जान ने तुम्हें क्या कह के भेजा है। उन्होंने छेड़ने वाले अंदाज में दानियाल से पूछो। चलो भाई, तुम दोनों अपनी मोहब्बतें बढ़ा लो और हम बिरयानी का इंतज़ार कर रहे। वो मुस्कुराती बाहर चली गई। एकदम से नाइमा ने कहा, दानियाल आप मेरी बात सुन ले, जो भी फैसला करेंगे वो आप खुद अनाउंस करेंगे। सबके सामने मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगी। अभी के लिए वो सब बातें भूल जाए नाइमा। थोड़ी देर पहले मैंने किसी को बहुत ज़्यादा खुश देखा है। जाने क्या सोच के उसने ये बात कही थी और किसके लिए कही थी। खैर बताओ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे तो हर किस्म का खाना पसंद है। मैं सब खा लेती हूँ और बड़े प्यार से खा लेती हूँ। फूडी नाइमा ने एकदम दिल से कहा, डेट्स वेरी गुड एंड इम्प्रेसिव। खाना तो खैर मुझे भी बहुत पसंद है, बल्कि मैं तो बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ अपने खाने। उसने सारा कुछ खुद अपनी मर्ज़ी का डाला था, जैसा कि हम मसालों में का भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो उसको। और नाइमा ने कोई राय नहीं दी। नाइमा ने उसे लेके तो मसाला ग्राइंड किया और उसको वापस कढ़ाई में निकाल के दिए। इतने में दानियाल ने चावल बॉईल कर लिए। फिर चिकन और मसाला तैयार करके इन दोनों ने एक साथ मिलकर चावलों और चिकन के और मसालों की तह लगा दी और ऊपर ब्राउन करके प्याज छिड़क दी। तह लगाते हुए नाइमा का हाथ पे गरम गरम मसाला हल्का सा गिर गया तो दानियाल ने मजबूती से उसका हाथ पकड़कर मसाला साफ कर दिया। मजबूती से इसलिए पकड़ा कि उसे पता था अपना हाथ छुड़वाएंगी। ऐसे हरकतें करके आपको क्यूट बनने की ज़रूरत नहीं, जैसे है वैसे ही रहे। अभी तो कोई नहीं देख रहा। अच्छा, आपको क्यूट लगी है? मैंने तो जींस ली हाथ साफ किया था आपका। उसने बुला की मासूमियत से कहा। और कैसा हूँ मैं पूछने की इसने हिम्मत नहीं की। अगर अपने गिरबान में थोड़ा बहुत वो झांक चुका था तो वो भी ज़ारून के दबाव में। अब एनी हाउ जाके उस पर कुछ लगा लो, नहीं तो जलन होंगी। इससे तो नहीं होंगी जलन, और बहुत कुछ है मेरी ज़िंदगी में ऐसा। उसने दानियाल की बात लगाई थी, पता नहीं वो समझा था कि नहीं। अच्छा, कराची और लाहौर की बिरयानी का फ़र्क पता है तुम्हें? वो बार बार मौजू बदल रहा था। जी हाँ, बहुत सारे लोग कहते लाहौर वाली बिरयानी के नाम पे पुलाव बना देते, जबकि कराची तो बना ही बिरयानी के लिए। वो दोनों बिरयानी को लेके ऐसी बातें कर रहे थे जैसे इन दोनों की ज़िंदगी में इससे ज़्यादा अहम कोई और मौजू नहीं। उस दिन कौन थी आपके साथ गाड़ी में शाहरा फैसल पर? नाइमा ने एकदम पूछा। पता नहीं, कुछ मिनट ही एक साथ रह के वो कंफर्टेबल हो गई थी उससे पूछने को कि शायद वो मौका ढूंढ रही थी बात पूछने के लिए। जवाब ना भी देना चाहे तो आपकी मर्ज़ी। मैंने हर फैसले के लिए अपना दिल बड़ा कर लिया है और हर इंसान को पूरा हक हासिल है। जिस चीज़ में उसकी खुशी है उसको चुने और जिस हासिल में उसकी खुशी है उसे किनारा कर ले। नाइसली, उसने दानियाल की आंखों में देखते हुए धीमे से बोला। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल और मिस्बत बातें भी अच्छी नहीं होती दानियाल इब्राहिम। कुछ लोग जाने के लिए बहाना ढूंढ रहे होते हैं। उसका दिल एकदम धड़का था अपना नाम सुनकर। जो जाने के लिए बहाने ढूंढे उन्हें खुद जाने दे देना चाहिए, नहीं? दानियाल ने कुछ लम्हे लिए जवाब सोचने में।
वो मेरी कुलीग थी, एक जगह पे साथ जा रहे थे, उसकी गाड़ी ख़राब थी, मैंने उसे लिफ्ट दी। कहने के बाद दानियाल उसके चेहरे के तासरात देखने लग गया, जैसे कहना चाहता हूँ आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा, वो तो सिर्फ कुलीग निकली और कुछ। और वो कुछ भी कहे बगैर इधर उधर सामान समेट कर बाहर निकल गई। बाहर सब बिरयानी के इंतज़ार में बाहर बैठे थे। दानियाल भी साहत ही बाहर आया। बस 5 मिनट और उसके बाद सबको खाना मिलेगा और बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। उसको सुन के सब कहकहा लगा के हंसने लग गए। और बिरयानी सचमुच बहुत लजीज बनी थी। उसने खुद भी बहुत ज़्यादा खाई थी और बाकी सबको भी पसंद आई थी। इसकी बीवी तो खुश रहेंगी भाई, नाइमा ने दिल में सोचा। इसे बिल्कुल भी कोई खुशफहमी नहीं थी इनके निकाह को लेके। कोई खुशफहमी बहरहाल दानियाल ने अब तक उसको नहीं दी थी, ना उसके सामने ना किसी और के सामने। वो खुद भी बेवकूफ़ नहीं बनना चाहती थी या शायद तकलीफ़ नहीं उठाना चाहती थी। उसने भी सुन रखा था, जो दिल में बस जाए उनका मिलना नामुमकिन सा होता है। और उनके दरमियान तो रिश्ता ही ऐसा था कि एक भी पहल करता, दूसरे के दिल में ज़रा सी भी जगह होती तो मोहब्बत लाजिम थी। लेकिन ये मोहब्बत तो किसी कोशिश और किसी मेहनत से हासिल ही नहीं हुई। किसी को भी जिसको हासिल हुई वो अता से हुई। और बस चलो भाई, आज की रात तो बहुत रंगीन रही, मज़ा आ गया लूडो में हार के और बिरयानी खा के। मैं और तुम्हारी मामा तो सोने जा रहे। हाँ भाई, हाँ, तुम अपनी बीवी के साथ कहीं चाय पीने जाना चाहो तो जा सकते हो। हम तो बूढ़े हो गए भाई, थक गए हैं। मुझे भी सुबह जल्दी उठना है तायाजान, मैं भी जाके सोती हूँ। बस आप भी आराम करें। नाइमा ने दानियाल की तरफ देखे बगैर कहा, सीढ़ियों की तरफ जल दी। मामा जान भी उसके पीछे थी। ऊपर आके अपने कमरे में चेंज करके वो बस सोने के लिए लेट गई। सुबह उसकी एक ज़रूरी पेशेंट ने जल्दी आना था, वो तो बस सो गई। जबकि दानियाल उस रात काफ़ी देर तक जागता रहा। वो काफ़ी देर लेटने के बाद बाहर लॉन में आ गए, जहाँ ये सब लोग मिल के लूडो खेल रहे थे। लॉन में मौजूदा आरामदाह कुर्सी पर लेटने के अंदाज में बैठ गया, टांगे दूसरी कुर्सी पर रख ली। उसे हकीकतन अब एक रास्ता चुनना था, फिर उस पर कायम रहना था। उसे सब कुछ नए सिरे से याद आ रहा था जब बाबा ने उससे निकाह की बात कर रहे थे। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था बाबा कि मेरी अपनी शादी एक फ़ोर्स मैरिज होने जा रही है, जिससे मैंने हमेशा नफ़रत की। मुझे तरस आता है बाबा ऐसे लोगों पे। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा अगर आप अपना रास्ता बदल लेना चाहें तो भी, मुझे दुख नहीं होगा। हाँ, अगर मैं ऐसे रिश्ते और ऐसी शादी में रहूँगी तो मुझे दुख होगा। मुझे तरस आएगा अपनी ज़ात पे। उसे अपनी बेबसी याद थी। अपने बाबा से बात करते हुए उसे नाइमा की आंखों के बेबसी और तकलीफ़ भी याद थी। तो वो दोनों इतना अरसा एक साथ सोचते रहे। वो जब यहाँ से गया था तो वो खुद तरसी का शिकार था। कैसे आनन फानन उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला कर दिया गया। उसकी ज़िंदगी का कोई अहमियत ना दी गई। वो ऐसे निकाह नहीं करना चाहता था। उसने बहुत कुछ सोच रखा था अपनी ज़िंदगी को लेके। एकदम से उसे किसी के किए गए फ़ैसले मानने पड़ रहे थे और बस अपने वालिदैन का हुक्म मानकर यहाँ से जान छुड़ा के जाना चाहता था। वो यहाँ आके उसे एहसास हुआ कि नाइमा उससे ज़्यादा अज़ियत का शिकार थी। बहुत गलत हो गया था उसके हाथों। दानियाल का एक मसला और था, वो बहुत जल्दी कोई भी बात कह नहीं पाता था जैसे नाइमा कह पाती थी, और फिर जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान। कुछ लोग होते हैं जो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते, शायद अपने जज्बात को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। वो सादा सा एहसास को भी कॉम्प्लिकेट कर देते। और उसे यहाँ आके नाइमा के रवैये को देख के एहसास हुआ था कि उसने कितनी ज़्यादा पेचीदा कर दी थी। निकाह के बाद जब उसने पहली नज़र नाइमा को देखा था तो उसके दिल को कहीं से भी नागवार नहीं गुजरी थी। आंखों को अच्छी ही लगी थी। वो उसके बगैर कुछ कहे जब वापस लंदन जा रहा था तो सबके सामने उससे बात करने आई थी, गोया कि उसके लिए रिश्ता अहम था। उसे तब भी अच्छा लगा था कि उससे बात करना चाह रही थी, लेकिन इस बात को भी प्रोसेस उसने वापसी जाके किया था। उस वक्त के तो वो सिर्फ उसको टालना चाहता था। उसे याद है उसने उसको किसी भी तरह कोई उम्मीद, हत्ता कि वापसी तक की उम्मीद नहीं दिलाई थी। और उसके बाद से नाइमा ने खुद से फ़ोन पे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया था, क्योंकि उसे समझ लग गई थी कि मैं उससे भाग रहा हूँ। लेकिन घर वालों के सामने उसने मेरा मान रखा। सब्र से वो सारा वक्त काटा। दानियाल ने ये सारा किस्सा जब अपने सबसे करीबी दोस्त जारून के सामने रखा कि
जब वो चची और नायमा से मिलने ऊपर गया था तो उसने इससे बात भी नहीं की थी। दिल तो कर रहा था इधर ही तुम्हारा सर खोल दूँ। तुम एक लड़की से निकाह करके बगैर उससे 2 लफ्ज़ बात भी किए 1 साल के लिए लंदन चले जाते हो और वापस आके होनको की तरह उससे पूछ रहे हो हाय कैसी हो। उसने हाय के अलिफ को ताहिद लंबा किया था। शुक्र करो उसने कोई चीज़ उठा के तुम्हारे सर पे नहीं दे मारी। यार तुम कोई छोटे बच्चे हो जो कि एक बड़े कमिटमेंट दे कर भूल गए हो। तुमने निकाह नहीं करना था तो तुम नहीं करते, सादा सी बात है किसी भी तरह। लेकिन अगर तुमने निकाह कर लिया तो तुम्हें उसे निभाना चाहिए था। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी इस बेतुकी हरकत पे, बहुत ही ज़्यादा। अभी भी तुम अच्छे से सोच लो, अगर तुम नाइमा में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो तुम उसको आज़ाद कर दो, जो कि तुम्हारा जुल्म होगा उस पर और अपने आप पे भी। यार मैं सिर्फ कुछ वक्त चाह रहा था इस रिश्ते को कबूल करने में, कुछ वक्त दे रहा था खुद को। तुम्हें पता तो मैं वहाँ पे इतना सख्त मसरूफ़ रहा हूँ। दानियाल ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने जूता उतार लेना और यही तुम्हारा सर खोल देना है। मुझे कह रहे हो कि तुम्हें वक्त चाहिए था, बाबा को कह रहे हो कि तुम्हें वक्त चाहिए था और एक लड़की के सामने तुम पे मुंह से नहीं फूट सके। वो बदगुमान ना हो, तुम्हें सिर्फ कुछ वक्त चाहिए इस रिश्ते को कबूलियत के लिए। इंतहाई कोई बेकार शख्स हो यार। ज़ारून का बस नहीं चल रहा था कि दानियाल की अकल पे कैसे मातम करे। यार जब मैं ज़हनी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं था तो मैं इससे राब्ते में रहकर रह के भी उससे टॉक्सिसी बातें ही करता जो कि उसको और ज़्यादा हर्ट करती, जिससे हालात और ज़्यादा ही ख़राब होते। अब कम से कम हम दोनों में इज्जत का रिश्ता तो है ना, ये वाहिद अकल की बात है जो तुमने सोची। ज़ारून ने दानियाल को चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन अब मेरे भाई तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जो तुमने करना है, जिस चीज़ में तुम्हारी खुशी है वो करो, लेकिन तुम अगर इस निकाह को ख़त्म करना चाहो उसके लिए तुम्हारे पास मजबूत दलाइल होनी चाहिए या फिर एक मजबूत किरदार की विलायती लड़की। ज़ारून ने आंख मारते हुए कहा। उसे सब याद आ रहा था। यहीं पे जब नाइमा गिरने लगी थी तो दानियाल ने उसे थामा था। उसने बहुत सख्ती से उसका हाथ झटक दिया था। उसको नज़र आ रहा था वो जब भी दानियाल के होते हुए सबके दरमियान बैठती थी तो बहुत ज़ब्त करके बैठती थी। मुझे एतराज़ नहीं होगा आप अगर अपना रास्ता बदल लेना चाहे तो भी। मतलब वो खुद को हर तरह के फैसले के लिए तैयार करके बैठी थी। दानियाल ने अपना सर कुर्सी के टेक लगाया, आसमान में मौजूद तारों को बेवजह तकने लग गया। उसे लगा था वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकेगा, करेगा तो बता नहीं सकेगा। कितना आसान होता है ना लोगों के लिए किसी भी किस्म के जज्बात का बरमिला इजहार कर देना, उसके लिए नहीं रहा था कभी भी आसान। उसने सोचा था वो अभी शादी तो बिल्कुल नहीं करेगा, उसके ख्वाब और थे। मोहब्बत कभी भी अपने उसमें शामिल नहीं रही थी। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल भी पेचीदा नहीं थी, लेकिन अब उसने पेचीदा कर ली थी। 2 दफ़ा नाइमा उसके रिश्ते को मौका दे चुकी थी और दोनों दफ़ा वो ठीक से कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाया था, अपने आप नहीं खोल पाया, सिर्फ भागता रहा। अब वो मज़ीद भाग नहीं सकता था। काफ़ी देर आसमान को बिला वजह घूरने के बाद उसने फ़ैसला किया वो कोशिश करेगा नाइमा से कम्युनिकेट करने की। बस अगले 1-2 दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दोपहर वो नाइमा के क्लिनिक के सामने से गुजर रहा था। एकदम से उसे ख्याल आया क्यों ना अंदर जाकर नाइमा से मिला जाए। वो अपनी किसी फीमेल पेशेंट के साथ सेशन कर रही थी। उसे 5 से 10 मिनट का इंतज़ार करना पड़ा। फिर जब उस पेशेंट के साथ बाहर आई तो वो अंदर गया। उसने देखा हर बाहर आने वाली लड़की शायद रो रही थी और नाइमा के चेहरे पर भी काफ़ी कर्व था। अस्सलाम वालेकुम, आई होप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। नाइमा उसको देख के बहुत हैरान हुई। नहीं आए, बैठे प्लीज़। तुम्हारा अगर ऑफ टाइम हो गया है तो लंच साथ में करते हैं, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है। नाइमा ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है। दोनों करीबी एक रेस्टोरेंट पे लंच के लिए आ गए। नाइमा को एक फ़ोन कॉल आई जिसमें वो किसी घर को ख़रीदने की बात कर रही थी। किसी दोस्त के लिए घर देख रही हो? दानियाल ने पूछा। मैं अपने और मामा के लिए कोई छोटा सा घर देख रही हूँ। निकाह ख़त्म होने के बाद मेरे लिए और मामा के लिए, ताया जान के लिए भी मुश्किल होगा हमारा वहाँ रहना। मामा और बाबा की मेरी शादी के लिए कुछ सेविंग्स पड़ी है और अगर आपको भी किसी प्रॉपर्टी डीलर का पता हो तो मुझे ख़रीदने के लिए बस किसी जानने वाले का बता दीजिएगा जो काबिल भरोसा हो। नाइमा ने फ़िक्र अंगेज़ लहजे में कहा। वो अपने फ़ोन पे देख रही थी, ऐसे जैसे बिला नज़र मिलाए दानियाल की मुश्किलें आसान कर रही हो। दानियाल को ये बात सुनकर हैरत का झटका लगा। कैसी बातें कर रही हो नाइमा,
ये सारा कुछ तुम खुद ही कैसे सोच लेती हो? मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं ये निकाह ख़त्म कर रहा हूँ? उसने दानियाल को पहली दफ़ा गुस्से में देखा था। आपने मुझे किस दिन कहा कि मैंने ये निकाह कायम रखना चाहता हूँ? नाइमा का जवाब फ़ौरन आया। आज कह रहा हूँ, सुन लो। पता है, आपके आने से पहले मैं जिस पेशेंट के साथ सेशन पे थी, वो हमारा ही केस है, लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी है और उनका ये 2 साल का एक बच्चा है। उसके शौहर को उसकी शक्ल देखने में भी कोई दिलचस्पी नहीं, ना कभी थी। सिर्फ अपने बच्चे की वजह से आज तक साथ थे। मैं नहीं चाहती आप भी फैमिली के दबाव में आके अपने लिए कोई गलत फ़ैसला ले। ये इंतहा थी अपनी इनसिक्योरिटीज़ को बयान करने की। दानियाल ने एकदम मेज़ पर पड़ा नाइमा का हाथ थाम लिया और उसकी तरफ झुककर कहा, मेरा यकीन करो, मुझ पर कोई दबाव नहीं। मैंने गलत किया, बहुत गलत किया। तुमसे कम्युनिकेट किए बगैर गया। इंसान जब खुद क्लियर ना हो तो दूसरे का हाथ नहीं थामना चाहिए। और मैं अब अगर तुम्हारा हाथ थाम रहा हूँ तो मेरा यकीन करो, आगे कोई गलती नहीं करूँगा। नाइमा ने अपना हाथ उठा लिया। हर अमल की तलाफ़ी होती है, इंसान के गुज़रे वक्त की तलाफ़ी नहीं होती दानियाल। मैंने खुद की नज़रों में अपना वक़ार खोया है। ये कहते हुए पता नहीं क्यों नाइमा की आंखों में आंसू भर गए। हर इंसान को अपने जज्बात का इजहार नहीं करना आता। ये एहसास को अल्फाज देना हर इंसान के बस में नहीं होता। दानियाल को बहुत मुश्किल पेश आ रही थी नाइमा के सामने बात करते, लेकिन वो पहली दफ़ा उसकी तकलीफ़ अपने दिल में महसूस कर रहा था। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। जाने क्यों ये कहते हुए एकदम उसकी आंखों के सामने उसका चेहरा, हंसता हुआ चेहरा लहराया। जब उसकी आंखों में लूडो खेलते हुए हंसते हंसते पानी भर गया था खुशी से। नाइमा ने आगे से कुछ भी नहीं कहा, चुप सी रही। मुझे एक बार मौका दो, बस सब कुछ ठीक करने का। मेरा दिल डर गया, बेमोल हो जाने से खौफ आता है मुझे। आप शायद अपना इरादा इसलिए बदल रहे हो कि ताया जान और ताई जान को बहुत मोहब्बत है मुझसे। अगर ऐसा है तो खुदारा ये दूसरी बड़ी गलती है। मैंने देखे ऐसे बहुत सारे मर्द जो ये देख कर के बीवियाँ पसंद करते हैं जो उनके माँ बाप के साथ निभा कर सके, और ऐसे बहुत से मर्द जो अपनी बीवियों को छोड़ जाते हैं कि उनके माँ बाप के साथ ना बन सकी। मुझे ऐसी शादी नहीं करनी दानियाल। वो सच में रो दी। दानियाल बेख्तियार उसको थामने के लिए अपनी जगह से उठा। मैं घर जा रही हूँ, मुझसे मज़ीद नहीं रुका जाएगा। वो एकदम उठकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई और चली गई। खाना ऐसे ही पड़ा रह गया। दानियाल वहीं खड़ा रह गया। वो उसके पीछे जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया कि शायद अब उसको और तकलीफ़ होगी। नाइमा अपने ख़दशे दानियाल के सामने कह नहीं पाती तो उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो किन किन सोचों में घिरी हुई रही और किन किन अज़ियतों का शिकार रही। जो फ़ैसला उसको सबसे ज़्यादा पेचीदा लग रहा था वो अभी कुछ मिनटों में तय पा गया था, और दानियाल को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि नाइमा तो अगली ज़िंदगी में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ने वाला। उसने सोच लिया था कि उसके साथ खड़ा रहेगा, उसको पूरी सच्चाई के साथ अपनाएगा। थोड़ी देर वहीं रेस्टोरेंट में बैठने के बाद वो भी घर के लिए निकल गया। उसने सोच लिया था वो जल्दी ये शादी करेगा और नाइमा को पूरी जिम्मेदारी लेगा। उसे रोते देख के उसके दिल को जो तकलीफ़ हुई थी इसकी वजह उनका निकाह था, जिसको उसने कभी दिल से कबूल नहीं किया था। अभी कुछ ही लम्हे पहले उसने पूरे दिल से अपनी बीवी माना था, और तभी नाइमा के चेहरा उसकी नज़रों के सामने था। उसने सोचा सारी बात ही दिल की कबूलियत की होती है। मन को समझा दिया, जबकि यही तो है तो मानो सब यही है। निकाह तकदीर है, इस पे आपका इख्तियार नहीं, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं इस पर है। ये सब सोचते ही उसका दिल और बेकरार हो गया। नाइमा, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग एंड आई मीन इट। उसने पहली दफ़ा अपनी बीवी के नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज किया था। नाइमा ने पढ़ा, कोई जवाब नहीं दिया। किसकी खुशी के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए कर रहा हूँ, अब सोचूंगी। पहला जवाब आया था, नाइमा मैं अधूरा हूँ, मुझे मुकम्मल कर दो। और ये पढ़कर नाइमा का रहा सहा ज़ब्त भी गया। उसने तशक्कुर से भरी गहरी सांस ली। उसका सब्र आएगा नहीं गया था। अगला पूरा दिन उसने की नई महबूब बीवी नज़र आई थी तो रात को नाइमा से बात करने वो खुद ऊपर आया। चची जान दानियाल को नाइमा के लिए आते देख बहुत खुश हुई। इसने पहली दफ़ा नाइमा के कमरे का दरवाज़ा खटकाया। मैं दानियाल हूँ नाइमा, अंदर आ जाओ।
कोई 1 मिनट के बाद नाइमा ने दरवाज़ा खोला। रफ सा टी-शर्ट ट्राउज़र पहने, बिखरे से बालों और हुलिये के साथ वो दीवारों के साथ लग के खड़ा था। उसका शौहर पहली दफ़ा नाइमा से मिलने खुद उसकी जगह पे आया था। नाइमा ने खुद भी रात को आरामदायक कपड़े पहने थे। उसने इल्तिजाई नज़रों से नाइमा को देखा। नाइमा ने बेड पे के पास रखे सोफ़े की तरफ बैठने की तरह इशारा किया। जी बैठ जाएं। दानियल ने सताइशी नज़रों से उसके कमरे को देखा। बहुत नफासत से सजाया कमरा था। उसकी स्टडी टेबल पे उनके निकाह की तस्वीर थी। इससे बात करने वो खुद आया था। उससे बात करना शुरू में दानियल को हमेशा सदियाँ लग जाती। आई एम सॉरी, मैं ऐसे उठ के आ गई। उसका इशारा दोपहर के लंच की तरफ था। नाइमा ने उसके जूतों की तरफ देखते खुद ही कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे मौका दिया जाएगा और तुम अब मुझे जज नहीं करोगी। खुद से नेगेटिव बातें नहीं सोचूंगी। मेरा यकीन करो, मैं कभी भी तुमसे या चची जान से गाफिल नहीं रहा। मैं बाबा के साथ डिस्कस करता रहता था, बस मसरूफ़ बहुत ज़्यादा था। और हमारी ये तस्वीर मैंने बहुत दफ़ा देखी है। एक दफ़े धीमी सी मुस्कुराहट आंखों में लिए उसने अपनी बीवी की तरफ देखा। हाँ, मुझे याद है मेरी वापस आने से कुछ दिन पहले जब मामा से वीडियो कॉल के दौरान तुमसे बात हुई थी तो तुमने रेड कलर का एक कुर्ता पहना था। उसे नाइमा को ये बात बताते हंसी सी आई थी, क्योंकि ये सब ज़ारून को सख्त हिदायत भी थी, लेकिन उस कुर्ते में नाइमा उसे अच्छी लगी थी। ये सच था। नाइमा को ये डर तो पहले ही था कि वो उसे खुद मुझसे मनाने आया तो मान जाएंगी। अभी ही उसकी कुछ कही बातों ने उसको पुरसुकून कर दिया था। वो उसका शौहर था, उसकी मोहब्बत उसने करसा दुआओं में मांगी थी। उसने अपने रब से मांगा था कि उसे बेमोल होने से बचा ले, और जिस दुआ को मांगने की तौफीक हमें मिल जाए वो उसने कबूल कर लेनी होती है, जल्द या बददेर। इफ़र्ट अगर नाइमा की तरफ से थी तो अब कोशिश दानियाल भी पूरी कर रहा था। जहाँ दोनों फरीकैन में एहसास जाग जाए वहीं खुशियाँ परवान चढ़ती है। बात करो मुझसे प्लीज़। दानियाल ने सोफ़े की बैग पे अपना बाजू लंबा किया। सोफ़े के दूसरे किनारे पे नाइमा बैठी थी। मैं आपसे बदगुमान होना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उलझ के रह गई थी आपके रवैये में, और आपके वापस लौट आने के बाद मैंने सब अल्लाह पर छोड़ दिया था। वो जो भी फ़ैसला मेरे लिए करेगा, मुझे पूरा तवक्कल है उस पर। मैं सोचती थी निकाह और ये रिश्ते तो रब की निशानियों में से एक है, तो मेरे लिए इसमें बरकत और सुकून क्यों नहीं है। लेकिन मैंने उसे हमेशा अपने रब से मांगा, आपको तो आपसे नहीं मांगा कभी, क्योंकि मैं जानती हूँ दिलों पे सारे इख्तियार तो उस रब के हैं ना, इस पे आपका कोई इख्तियार है ना मेरा। दानियाल सांस रोके उसे सुनता गया। उसने नज़रों से उसे अपने बाजू की तरफ इशारा किया। और नाइमा ने कुछ लम्हे बाद अपना सर उसके बाजू पे टिका दिया और आंखें बंद कर ली, ऐसे जैसे दोनों समझने लग गए थे एक दूसरे की खामोश ज़ुबान को, ऐसे जैसे सदियों से दोनों को इस सुकून की तलाश थी। सुनो, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि किसी दिन मेरे पास बैठे तुम ऐसे बातें करूँगी। मैं चाहूँगा कि मैं हमेशा तुम्हें सुनता रहूँ। उसका बिला इख्तियार नाइमा के हाथ उसके हाथ बिला इख्तियार नाइमा के बालों से खेलने लग रहा था। सदियों के बाद वो पर सुकून हो गया है, बिल्कुल हल्का। मुझे भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरे कमरे में मौजूद इस सोफ़े पे मेरे आपके बाजू पे सर रख के ऐसे इतने फर्माबरदार होंगी कभी। हाँ, मुझे भी यकीन था कि तुम अपने कमरे में मौजूद कोई शे उठा के मेरे सर पे दे मारूंगी। वो दोनों हंसने लगे। कुछ लम्हे ऐसे ही गुजर गए। मैं इतने सुकून में सिर्फ बाबा के साथ हुआ करती थी, उसके बाद मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर पाई। मैं आइंदा तुमसे भागकर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता था सारे जहां का सुकून तो तुम में रखा है मेरे लिए। आज जाने कहाँ से इसको इतनी सारी बातें कहना आ गई थी। वो पूरे दिल से उसे अपनाने जो आया था। जी, भागकर अगर गए भी तो प्लान बी तो मेरे पास रहेगा। नाइमा ने सोफ़े से उठते हुए हंसते हुए कहा। वो खुद भी बेहद पुरसुकून हो गई थी, थक गई थी खदशे और वसवसे पाल पाल के, और शैतान सबसे ज़्यादा वसवसे निकाह के बंधन में बंधे दो लोगों के दिलों में डालता है। ये उसके अंदर के खौफ और वसवसे ही थे जो उसे मुसलसल
ख्वाबों की सूरत में नज़र आते थे, जिसमें वो ख़ुद एक खूबसूरत जगह पे देखती, फिर देखती है कि वही जगह खाली मैदान बन गई है। नाइमा, अपने दिल से सारे खौफ निकाल दो, मैं सिर्फ अपनी ज़ात की तकमील के लिए तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, किसी भी और इंसान की खुशी के लिए नहीं। उसने नाइमा के सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देख के कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझसे बात की, हमारे रिश्ते को अहमियत दी दानियाल। मैंने किसी भी परफेक्शनिस्ट का इमेज नहीं बनाया हुआ अपने शौहर को लेकर। मुझे पता है कि कामिलियत सिर्फ रब की ज़ात को है। हम दोनों इंसान एक दूसरे को हमेशा माफ़ करते रहेंगे। मैं हमेशा से सिर्फ इतना चाहती हूँ, मेरा होना आपके लिए अहम हो, इतनी सी मोहब्बत बस। अब तुमने ऐसा ही कोई और लाइन बोली तो मैं चची जान से कल ही की रुखसती की तारीख लेकर जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, दानियाल ने खुलकर हंसते हुए कहा। अभी की लेके तो जा, अब जाए, उसमें सुबह जल्दी उठना है। गुड नाइट, उसने दरवाजे पे के पास खड़े होकर कहा, जैसे अभी दरवाज़ा बंद करने के इंतज़ार में हो। तुम अपना शेड्यूल देख कर बता देना रुखसती के लिए कौन सी तारीख देनी है। और नाइमा ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस उसकी आंखों में देखते हुए होले से दरवाज़ा बंद कर दिया। सब शब बखैर। कुछ सब्र आएगा, नहीं जाते समर पाते, लेकिन शर्त है तवक्कल और वफ़ा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताना। ये संडे स्पेशल कहानी थी आप सबके लिए, छोटी सी मुख्तसर सी। कल फिर से किश्तवार कहानी लेके हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।